हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी इतिहास के प्रश्न हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो थी कोली वंश से संबंधित थी। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता श्रीमती माया देवी कोली वंश की कन्या थी। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक युवती से हुआ था। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमालिस। जमालिस जो था महावीर का दामाद भी था, यह इनका प्रथम अनुयायी बना। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। महावीर का प्रथम अनुयायी उनका अपना दामाद जमाली था और जमाली प्रियदर्शनी के पति थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। और इनका जन्म जो है महावीर का 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसी प्रियदर्शनी का पति जमाली था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अगुंतर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महाजनपद का साहित्यिक अर्थ महासाम्राज्य होता है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लहुरा देव से। लहुरा देव से जो है प्राचीनतम प्रमाण मिला है धान की खेती का। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर के लहुरा देव ग्राम में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक, जिनका शासनकाल जो है 783 से 820 ईस्वी की था, इन्होंने बिहार राज्य के ग्राम अंतिचक जिला भागलपुर में स्थित है। और धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और इस वंश की जो राजधानी थी मुंगेर थी। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, गुज्जर, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। किसने? सोढल ने जो है धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया था।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भीमबेटका से। भीमबेटका से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से में अवस्थित शिलाश्रयों में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। वहाँ की विभिन्न गुफाओं से हजारों चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका का महाभारत काल के 5 भाइयों में से एक भीम के नाम पर नामकरण किया गया है। इनकी आयु जो है 9,000 वर्ष आकी गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय को। गाय को जो है वैदिक काल में अघन्य माना गया है। अघन्य का मतलब हो न मारे जाने योग्य। ठीक है, गाय की हत्या, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने किया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण वो 249 बीसी के आसपास मौर्य शासक अशोक ने कराया था। इसे सिंहशीर्ष और प्रस्तर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह मौर्य प्रस्तर कला का सुंदरतम उदाहरण है। इस सिंह शीर्ष प्रस्तर में सिंहों की संख्या 4 है, जो परस्पर पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। इसी स्तंभ पर अशोक का लघुलेख भी लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे पतंजलि हैं। इनका मुख्य ग्रंथ है पतंजलि का योग सूत्र। ठीक है, योगाभ्यास 8 चरणों में विभाजित है, जिसमें अष्टांग योग कहा गया है। भागवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली की विकास में जो है अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, खड़ी बोली का। और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम था मुहम्मद हसन। क्या नाम था? मुहम्मद हसन नाम था। यह मध्यकालीन भारत का महान कवि था। बलबन की शाही सेवा में आ गया था और उसने गियासुद्दीन तुगलक तक लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। खुसरो की ऐतिहासिक काल की रचनाओं में फिरानुसादेन नु सिपीहर खजाइनुल फतूह यानी तारीख अलाई, देवल देवी खिज्र खां, तुगलकनामा प्रमुख है। ठीक है, उन्होंने 5 दीवान 5 खमसों की रचना की। और संगीत क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ एक खुसरवी नामक ग्रंथ लिखा था और अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। वह हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रथम कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे भारत सुख की उपाधि दिया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध, इसका उत्तर सही उत्तर सी हो जाएगा 1194 ईस्वी में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गोविंद चंद्र के बाद 1170 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल शासक बना। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को सेन नरेश लक्ष्मण सेन ने एक युद्ध में परास्त कर दिया था। दिल्ली पर अधिकार को लेकर हुए संघर्ष में उसे चौहानों से पराजित होना पड़ा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष रहता था, जिसने नैषद चरित की रचना की थी। किसकी रचना की थी? नैषद। श्रीहर्ष ने नैषद चरित की रचना की थी। उसके पुत्र हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया। चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने इस पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय शासक शेरशाह ने अपने अधीनस्थ किसानों से संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। कबूलियत में भूमि पर किराएदार के अधिकार निहित होते थे तथा उसकी जिम्मेदारियां ले ली गई थी तथा सरकार उन्हें नियम और शर्तों पर पट्टा जारी कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के काल में। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई, जिसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग पर वापस कर दिया, जो अकबर के समय मुगल आधिपत्य में था।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका तो इसमें जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लारेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, कौन? जनरल नील ने, जनरल मेजर जनरल हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉरेंस ने, इन तीनों ने जो है अपना जान खोया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। और आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भूमिका दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गैडिनेल्यू ने किया, जिसे जियात्रंग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। हिंदू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों का एक स्वतंत्र संगठन था। इसकी स्थापना सन 1928 में पूर्वी बंगाल के भोलाचांग ग्राम में इसकी बैठक के दौरान हुई। पूर्व में इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से सन 1924 में कानपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में जो है आज़ाद हिंद रेडियो के एक विशेष प्रसारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1913 में सोमसिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके नाम पर इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। इसके प्रमुख सदस्यों में लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सारबा, रामचंद्र प्रमुख थे। लाला हरदयाल बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम सार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट में कीजिए। तो इसका सही जो कालानुक्रम होगा वह पहले होगा खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये इन्होंने कराची अधिवेशन में कहा था। कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। दे माइट किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधीजम, इफ़ ट्रूथ कैन बी किल्ड गांधीजम कैन बी किल्ड। ठीक है, तो यह कथन जो है यंग इंडिया के 2 अप्रैल 1931 के अंक में प्रकाशित था, जो महात्मा गांधी के द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।